नमस्कार बच्चों, मैं आपका विषय अध्यापक सामाजिक विज्ञान डी.के. गौतम आज आपको आपकी भूगोल पुस्तक का पाठ 3 जो कि अफवाह है, इसको पढ़ाने जा रहा हूँ। तो इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रृंखला है, मैं उसको लेके आया हूँ। जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं इसके, उसको ध्यान से आपको देखना है, समझना है। तो प्यारे बच्चों, पहली बात यह है कि अपवाह शब्द एक क्षेत्र के नदी तंत्र को, मतलब कि रिवर सिस्टम को दिखाता है। किसको दिखाता है? रिवर सिस्टम को। एक नदी तंत्र को हम अपवाह तंत्र कहते हैं। एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है, मतलब बहाया जाता है, उसे एक अपवाह द्रोणी कहते हैं। कोई भी ऊंचा क्षेत्र जैसे पर्वत या उच्च भूमि दो पड़ोसी अपवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करती हैं। मतलब अपवाह का काम क्या होता है कि दो पर्वतों को या ऊंची भूमियों को एक दूसरे से अलग करना। इस प्रकार ऊंची भूमि को हम क्या कहते हैं? जल विभाजन कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आगे देखते हैं। भौगोलिक आकृतियों के आधार पर जो हमारी जो भारतीय नदियां हैं, उनको हम दो भागों में बांटते हैं। तो प्यारे बच्चों, दो भागों में कैसे बांटी जाती हैं? एक तो होती हैं हमारी हिमालय की नदियां और दूसरी होती हैं हमारी प्रायद्वीपीय नदियां। आपने देखा होगा, किताबों में सुना होगा कि हिमालय की जितनी नदियां हैं, अधिकतर नदियां 12 मासी, मतलब साल भर बहती रहती हैं, क्योंकि इनमें पूरी साल भर पानी रहता है। और हिमालय की दो ऐसी नदियां हैं जिनका नाम सिंधु और ब्रह्मपुत्र है, जो इस पर्वत श्रृंखला के उत्तरी भाग से निकलती हैं। इन नदियों ने पर्वतों को काटकर गार्ज का निर्माण किया है। गार्ज एक तरीके से गहरी खाई की तरह होता है प्यारे बच्चों, और उसकी शेप जो होती है वो ऐसे होती है। हम आपको भी आगे और बताएंगे विस्तार से। चलिए आगे चलते हैं। प्यारे बच्चों, विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी की यदि बात की जाए तो वो है मिस्र की नील नदी। तो यदि सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी आपसे पूछा जाता है कभी एग्जाम में, तो आप बताएंगे कि जो मिस्र की नील नदी है वो सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी है। अपवाह प्रतिरूप बेटा 4 प्रकार का होता है। एक तो द्विमाकृतिक होता है, एक जालीनुमा होता है, एक आयताकार होता है और अवयवीय होता है। तो हमारे अपवाह प्रतिरूप प्यारे बच्चों कितने प्रकार के हो जाते हैं? 4 प्रकार के। सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियां हैं। यदि एग्जाम में आपसे पूछा जाता है या मानचित्र में मैप में भरने के लिए आपको आता है कि भाई आप हिमालय के प्रमुख नदियों के नाम बताइए, मैप में दर्शाइए, तो सिंधु है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है। ये महत्वपूर्ण नदियां हैं इसकी। और सिंधु नदी विश्व की लंबी नदियों में से एक है। उसकी लंबाई है 2900 किलोमीटर। 2900 किलोमीटर इसकी लंबाई है। आगे आपको ध्यान रखना है कि जो सिंधु नदी निकलती है वो मानसर झील के तिब्बत में स्थित है। यहाँ से इसका उद्गम स्थान है, यहाँ से निकलती है और आगे पश्चिम की ओर बहती हुई ये नदी भारत में जम्मू कश्मीर के लद्दाख जिले में आ जाती है, वहाँ प्रवेश कर जाती है। आगे देखेंगे आप प्यारे बच्चों, गंगा की जो मुख्य धारा है भागीरथी हिमानी से निकलती है तथा अलकनंदा हिमाचल के देवप्रयाग में इससे मिलती है और उसकी कुल लंबाई है 2500 किलोमीटर से भी ज़्यादा। प्यारे बच्चों, आगे देखेंगे कि हिमालय से निकलने वाली जो बहुत सी नदियां हैं वो गंगा में आके मिलती हैं। मतलब कई नदियां ऐसी हैं जो सहायक नदी हैं, छोटी नदियां हैं, गंगा में आके मिलती हैं। उनके नाम है यमुना, घाघरा, गंडक और कोसी। ये सारी नदियां कहाँ आके मिल जाती हैं? गंगा में मिल जाती हैं। तो आगे देखते हैं प्यारे बच्चों, यमुना नदी हिमालय के यमुनोत्री हिमानी से निकलती है और गंगा के दाहिने सीधे हाथ के किनारे के समानांतर बहती है तथा इलाहाबाद में गंगा में जाकर मिल जाती है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आगे देखते हैं और इसमें महत्वपूर्ण बातें क्या क्या दी गई हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको समझना है, याद रखना है। इससे मैप में भरने के लिए भी क्वेश्चन आते हैं, जिन क्वेश्चनों का आप मैप में फिल करते हैं। आगे देखेंगे, अम्बाला से सुंदरवन तक मैदान की लंबाई लगभग 1800 किलोमीटर है, परंतु उसके ढाल में गिरावट मुश्किल से 300 मीटर है। अब आपको जो आगे महत्वपूर्ण बात ध्यान रखनी है वो याद रखनी है ये वाली, कि ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में, ये बेटा बताता हूँ, ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो, बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। ये बात ध्यान रखनी है कि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जाके जमुना कहने लगते हैं और तिब्बत में इसको कहा जाता है सांगपो। जो प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतर मुख्य नदियां हैं जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये पूर्व की ओर बहती हैं तथा बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। नर्मदा एवं तापी दो ही बड़ी नदियां हैं जो पश्चिम की तरफ बहती हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये आपको ध्यान रखना है।
कभी ये पूछा जाता है कि उन दो नदियों के नाम बताइए जो पश्चिम की तरफ बहती हैं और ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। तो प्यारे बच्चों, ये हैं नर्मदा और तापी। ये नर्मदा और तापी नदियां हैं जो ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं और पश्चिम की तरफ बहती हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है। और नर्मदा का उद्गम मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ी से होता है। यह पश्चिम की ओर एक भंस घाटी में बहती है। समुद्र तक पहुंचने के क्रम में यह नदी बहुत ही दर्शनीय स्थलों का निर्माण करती है। अगली बात ध्यान क्या रखनी है कि बेटा जो गोदावरी नदी है वह सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिमी घाट के ढालों से निकलती है और इसकी लंबाई 1500 किलोमीटर है और जाकर कहाँ जाती है? बहकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, आगे देखते हैं। गोदावरी में अनेक सहायक नदियां मिलती हैं। इनके नाम हैं जैसे पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मांजवा, वैनगंगा तथा पैनगंगा। ये दो नाम हैं, इनसे कंफ्यूज मत होना। एक है वैनगंगा और एक है पैनगंगा। महानदी का जो उद्गम है छत्तीसगढ़ की उच्चभूमि से है। ये नदी की लंबाई 860 किलोमीटर है और इसकी अपर द्रोणी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड तथा उड़ीसा में है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। इस वीडियो को कई बार देखना है प्यारे बच्चों, क्योंकि आप जो ये ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, इस ऑनलाइन क्लास में ही ये सारी बातें आपको जो है बताई जा रही हैं, तो ध्यान रखना है। कृष्णा नदी, यह महाबलेश्वर के निकट एक स्रोत से निकलती है। कृष्णा की लंबाई 1400 किलोमीटर है तथा इसकी सहायक नदियां हैं तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मूसी और भीमा। बेटा जो कावेरी नदी है पश्चिम घाट के ब्रह्मगिरी से निकलती है तो इसकी लंबाई 760 किलोमीटर है। उसकी सहायक नदियां हैं अमरावती, भवानी, हेमावती, कामनी। तो ये नोट्स आपको तैयार करने हैं, जैसे यहाँ दिए गए हैं ऐसे ही आपको अपनी कॉपी में इसको नोट्स के रूप में तैयार करना है, पढ़ना है। भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है कावेरी नदी। इसे शिव समुद्रम के नाम से जाना जाता है। यह प्रपात मैसूर, बंगलोर तथा कोलर सुवर्ण क्षेत्र को विद्युत प्रदान करता है। तो प्यारे बच्चों आगे देखते हैं कि जो पृथ्वी के धरातल का लगभग 71% भाग जल से ढका हुआ है, लेकिन इसका 97% जो जल है वो लवणीय है, मतलब खारा जल है। कैसा जल है प्यारे बच्चों? इसका जल है खारा, लवण है। केवल 3% ही स्वच्छ जल के रूप में उपलब्ध है, जिसका 3/4 भाग हिमानियों के रूप में है। अब आगे देखते हैं। राजस्थान की सांभर झील जो एक लवण वाली झील है, इसकी जल का उपयोग नमक के निर्माण के लिए किया जाता है। और प्यारे बच्चों मीठे पानी के अधिकांश झीलें हिमालय क्षेत्र में हैं। यह मुख्य हिमानी द्वारा बनी है। भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी वाली प्राकृतिक झील है बेटा डल झील, भीमताल, नैनीताल, लोकताल। तो ये आपको ध्यान रखना है प्यारे बच्चों। ये सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और नदियों पर बनाने से झील का निर्माण हो जाता है। नदियों पे बांध जब बन जाता है तो झील का निर्माण होता है। और इसका उदाहरण हमारे पास क्या है कि गोविंद सागर जो बांध है वो भांकड़ा नागल परियोजना के द्वारा बनाया गया है और झीलों का प्रयोग जल विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। एल नीनो ठंडी पेरू जलधारा के स्थान पर अस्थायी रूप पर गर्म जलधारा के विकास को एल नीनो का नाम दिया जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखना कि एल नीनो क्या है। एल नीनो दोबारा बताता हूँ, एल नीनो क्या है? एल नीनो ठंडी पेरू जलधारा के स्थान पर अस्थायी रूप पे जब गर्म जलधारा का विकास हो जाता है तो इसको हम एल नीनो कह देते हैं। ये ध्यान रखना है। और आगे ये भी ध्यान रखना है कि एल नीनो क्या है बेटे? एक स्पेनिश शब्द है जिसका अर्थ होता है बच्चा, जो कि बेबी क्राइस्ट को व्यक्त करता है, क्योंकि ये धारा क्रिसमस के समय बहना शुरू करती है। तो ये क्वेश्चन हो जाता है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, एग्जाम के पर्पज से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। और आगे बच्चों मानसून का समय जून के आरंभ से लेकर मध्य सितंबर तक 100 से 120 दिनों के बीच होता है। ग्रीष्म ऋतु के अंत में कर्नाटक एवं केरल में प्राय पूर्व मानसूनी वर्षा होती है, जिसके कारण आम जल्दी पक जाते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ बनता है, ये पूछा जाता है कि आम वर्षा किसे कहा जाता है? तो आम वर्षा ये होता है कि यहाँ आम बहुत जल्दी पक जाते हैं। और ये बात कहाँ की चल रही है? कर्नाटक और केरल की। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है मेरे बच्चों। मासिनराम विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है। यदि आपसे पूछा जाता है कि सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है तो मासिनराम में होती है। और स्टेलेक्टाइट गुफाओं के लिए यह प्रसिद्ध है प्यारे बच्चों। गोदावरी, कृष्णा एवं कावेरी नदियों के सघन आबादी वाले डेल्टा प्रदेशों में अक्सर चक्रवात आते हैं, जिस कारण बड़े पैमाने पर जान माल की क्षति होती है। तो आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, आगे देखते हैं और महत्वपूर्ण बातें इसकी। गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी नदियों के सघन आबादी वाले डेल्टा प्रदेशों में अक्सर चक्रवात आते रहते हैं। और इन चक्रवातों के जो आने से बेटा बहुत भारी मात्रा में नुकसान होता है, जान माल का बहुत नुकसान होता है, जिसके कारण जो है जान माल की बहुत क्षति होती है। पश्चिमी घाट तट एवं उत्तर पूर्वी भारत में लगभग 400 सेंटीमीटर
वार्षिक वर्षा होती है, किंतु पश्चिमी राजस्थान एवं इसके सटे पंजाब, हरियाणा, गुजरात के भागों में 60 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। आगे देखते हैं। प्रायद्वीप पठार में तीनों ओर से समुद्रों के प्रभाव का ना तो अधिक गर्म पड़ती है और ना ही अधिक सर्दी। तो प्रायद्वीपीय पठार जो है एक अच्छी जलवायु प्रदान करते हैं। संपूर्ण भारतीय भूदेश से इसके जीवन तथा वनस्पति, इसका कृषि चक्र, मानव जीवन तथा उनके त्योहार उत्सव सभी इन मानसूनी लहर के चारों ओर घूमते रहते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये आज के महत्वपूर्ण प्रश्न थे जिनको आपको देखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको बिल्कुल ऐसे के ऐसा ही अपनी कॉपी में नोट करना है, इनको याद करना है, एग्जाम के पर्पज से बहुत अच्छे हैं। तो आज की ऑनलाइन क्लास प्यारे बच्चों हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।